Hello everyone, welcome back to the revision class of legal reasoning section. In the previous session, we tried to understand the nitty-gritties of law of torts. We also covered the topic of negligence. उसमें हमने सब टॉपिक्स देखे थे जो थे ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, डैमेज, रिमोटनेस ऑफ डैमेज, contributory negligence and professional negligence. I hope प्रीवियस सेशन में जो भी हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए वो आपने अच्छे से रिवाइज किए होंगे, उसके क्वेश्चंस सॉल्व किए होंगे और अब वो टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो। तो ये अज्यूम करते हुए कि आपकी प्रिपरेशन ट्रैक पे आ चुकी है, हम आज आगे बढ़ते हैं। तो आज के सेशन में हम 3 मेजर टॉपिक्स जो लॉ ऑफ टॉर्ट के अंदर आते हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। वो है डेफेमेशन, न्यूसेंस और ट्रेसपास टू लैंड। स्टार्ट करते हैं हम डेफेमेशन से। डेफेमेशन क्या है? हिंदी में तो आपने बहुत ही अच्छे से सुना होगा, मानहानि, कि कोई भी अगर आपके अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट बोलता है, एक जनरल पब्लिक के सामने बोलता है, तो आप सीधे आप या आपके पेरेंट्स को आपने सुना होगा ये बोलते हुए कि हम तुम पर मानहानि का केस फाइल कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये मानहानि क्या इतना आसान है कि आपके अगेंस्ट कोई सिंपल सा कोई स्टेटमेंट कोई बोल रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा है और आप सीधे उस इंसान को कोर्ट में ले जाके खड़ा कर दें? ये समझने के लिए अपन आज समझते हैं कि डेफेमेशन क्या है। तो गाइस समझना, डेफेमेशन बहुत सारे कंपोनेंट्स में डिवाइडेड है। वो हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम हम वो समझेंगे कि वो मोस्ट एसेंशियल कंपोनेंट्स क्या हैं। पहले एक जनरल भाषा में समझो। आप खड़े हो, एक अपने फ्रेंड सर्कल के बीच खड़े हो, वहां पे आपका कोई एनिमी, नॉट एग्जैक्टली एनिमी, कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपको पसंद नहीं करता है, आप उसको पसंद नहीं करते हैं, और वो आके कोई एक ऐसा स्टेटमेंट बोलता है। फॉर एग्जाम्पल, दोस्तों क्या तुम्हें पता है कि जो ये पर्सन ए खड़ा है वो क्योंकि साल भर से नहाया नहीं है, जिसकी वजह से उसको एक ऐसी कंटेजियस डिसीज हो गई है जो अब क्योरेबल नहीं है। ठीक है, आप पर्सन ए हो, आप शॉक्ड रह जाते हो कि भाई ये ऐसा कैसा स्टेटमेंट बोल रहा है, ये स्टेटमेंट तो सरासर फॉल्स है। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ? फ्रेंड सर्कल में क्योंकि सबने वो बात सुनी, सबने बहुत ही डिस्गस्टिंग सा एक्सप्रेशन दिया और उनको वो बात को सच मानने लगे। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी रेप्यूटेशन डाउन हुई। ठीक है, तो ऐसे केसेस होते हैं डेफेमेटरी स्टेटमेंट या डेफेमेशन के केसेस। जब कोई इंसान फॉल्स स्टेटमेंट आपके अगेंस्ट देता है और उसकी वजह से आपकी सोसाइटी में रेप्यूटेशन डिग्रेड होती है या रेप्यूटेशन डाउन होती है, तो वहां पे केस बनता है डेफेमेशन का। अब डेफेमेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ कोई इंसान बोल रहा हो सकता है कि वो आपको लिख के दे रहा हो और सिर्फ आप तक नहीं, वो एक जनरल पब्लिक के बीच में वो बात पहुंच रही हो और उनकी नजरों में आपकी रेप्यूटेशन डाउन हो रही है। ठीक है, तो हम समझते हैं कि 2 टाइप ऑफ डेफेमेशन क्या है। पहला, स्लैंडर। स्लैंडर से आप क्या समझते हैं? स्लैंडर और लाइबल, टू बी वेरी क्लियर, दोनों डेफेमेशन के पार्ट हैं। कैसे? अगर कोई व्यक्ति ओरल स्टेटमेंट देता है, बोल के स्टेटमेंट देता है जो डेफेमेटरी है नेचर में, तो वो किसके अंडर कवर होगा? वो स्लैंडर के अंडर कवर होगा। और अगर कोई व्यक्ति लिख के या पिक्चर्स ड्रॉ करके या कार्टून बना के या कैरिकेचर्स बना के अगर किसी की रेपुटेशन को डाउन करने की कोशिश करता है, तो वो लाइबल के अंडर कवर होगा। ध्यान क्या रखना है कि जब हम लाइबल की बात करते हैं तो वो सिर्फ कोई स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, वो अगर कोई पिक्चर या कोई वैक्स मॉडल या कोई स्टैचू भी होता है तो भी चलेगा। ठीक है, स्लैंडर बोलने वाली चीज, लाइबल जो लिखी हुई चीजें हैं या ड्रॉ की हुई चीजें हैं। तो आई होप ये समझ आ गया होगा कि ये 2 पार्ट हैं। अगर ऐसे वर्ड्स आपको दिखते हैं कहीं पे आपके पैसेज में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही समझना है कि ये डेफर्मेशन के पार्ट है।
आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, एसेंशियल्स ऑफ डेफिनेशन। किन 3 चीजों के बिना हम डेफर्मेशन का केस क्लेम नहीं कर सकते? कौन सी 3 ऐसी चीजें हैं जो कंप्लीट होने पे, जो फुलफिल होने पे ही डेफर्मेशन का केस बनाती हैं? तो वो 3 चीजें हैं। पहली, डेफर्मेटरी स्टेटमेंट। ऐसा स्टेटमेंट, आम भाषा में हम इसको समझेंगे, हम इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। ऐसे स्टेटमेंट जो हमारी रेपुटेशन डाउन करने के काबिल होते हैं और फॉल्स होते हैं नेचर में। ध्यान रखना, यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट ही डेफर्मेटरी स्टेटमेंट के अंडर कवर होंगी। अगर कोई स्टेटमेंट, अगर वो ना नहाने वाली बात अगर सच होती, वो कंटेजियस डिसीज होने वाली बात अगर सच होती, तो वो डेफर्मेटरी स्टेटमेंट नहीं होता, क्योंकि वो जो आप जिसको एनिमी समझ रहे थे, वो इंसान जब के आपके सामने ऐसा कुछ बोलता है, तो वो तो सत्य बोल रहा है, वो तो ट्रू स्टेटमेंट बोल रहा है, वो तो एक ऐसा फैक्ट बोल रहा है जो हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गई ये बात कि ऐसे स्टेटमेंट जो फॉल्स है नेचर में और हमारी रेपुटेशन डाउन करने की काबिलियत रखते हैं, वो हो गए डेफेमेटरी स्टेटमेंट। सेकेंड है रेफर्स टू द प्लेंटिफ। अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना। प्लेंटिफ कौन होता है? जो सिविल केस फाइल करता है, जिसको ऐसा फील होता है कि उसके अगेंस्ट कोई रॉन्ग कमिट हुआ है, वो होता है प्लेंटिफ। और जिसके अगेंस्ट में फाइल होता है, वो होता है डिफेंडेंट। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था, प्लेंटिफ कौन होता है, डिफेंडेंट कौन होता है। अब डेफेमेशन का केस सपोज मैं फाइल कर रही हूँ, मुझे लगता है कि सामने वाला व्यक्ति ने मेरे अगेंस्ट ऐसा स्टेटमेंट बोला है जिसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा है। मैं प्लेंटिफ हुई यहाँ पे, ठीक है। अब ये मेरे ऊपर बर्डन आता है कि मैं ये प्रूव करूं कि वो स्टेटमेंट मेरे अगेंस्ट ही था, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो किसी और के अगेंस्ट, फॉर एग्जाम्पल मेरी बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट बोला जा रहा है और उसको मैं एकदम दिल पे बात ले रही हूँ कि नहीं, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड के अगेंस्ट बोला गया, मतलब मेरे मेरे अगेंस्ट बोला गया, ठीक है। तो इमोशनल चीजों को साइड में रखते हुए यहाँ पे एकदम टेक्निकल एस्पेक्ट से समझना होगा कि वो स्टेटमेंट प्लेंटिफ को यानी मुझे रेफर कर रहा हो, ठीक है। तभी ये डेफेमेशन का केस स्टैंड कर पाएगा। तो ये चीज क्लियर हो गई कि रेफर्स टू द प्लेंटिफ। थर्ड, कम्युनिकेटेड टू थर्ड पार्टी और पब्लिश्ड। अब ये चीज समझना, यहाँ पे जब हम बोलते हैं कि the defamatory statement should have been published or should have been brought into publication, ये क्या बताता है? यहाँ पे समझना कि अगर कोई सामने वाला व्यक्ति, हम एक रूम पे बैठे हैं, वो आके मुझसे बहुत ही बदतमीजी से बात करता है, मेरे अगेंस्ट में मुझे बहुत बुरी भली चीजें कहता है, लेकिन वो सिर्फ हम दोनों के बीच में ही बात है, तो वो डेफेमेशन के अंडर कवर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भाई, मेरी नजरों में मेरी इज्जत गिर गई, वो मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे मैटर क्या कर रहा है कि किसी और की नजरों में मेरी इज्जत गिरी, ठीक है। तो कम्युनिकेटेड टू थर्ड पार्टी, अगर किसी दूसरे व्यक्ति को, मतलब हम दो व्यक्ति के अलावा अगर किसी व्यक्ति को ये बात कन्वे हो जाती है, ये स्टेटमेंट कन्वे हो जाता है, तो वो किसके अंडर कवर हो जाएगा? कम्युनिकेटेड टू थर्ड पार्टी। और जैसे ही ये 3 एसेंशियल चीजें कंप्लीट होती हैं, तो केस किसका बन जाता है बेटा? डेफेमेशन का। अब एक और चीज ध्यान देना, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक हस्बैंड और एक वाइफ है, हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत तनाव है, उनकी नहीं बनती है। हस्बैंड सिटी में रहता है और वाइफ फॉर एग्जाम्पल विलेज में रहती है। हस्बैंड को ये नॉलेज है कि उसकी वाइफ इलिटरेट है, वो पढ़ी लिखी नहीं है। अगर उसको कोई चिट्ठी या कोई संदेश भेजा जाएगा या कोई व्हाट्सएप मैसेज भेजा जाएगा, तो वो रीड नहीं कर पाए, ठीक है। ये उसको अच्छे से नॉलेज है, फिर भी वो सिटी से विलेज में एक लेटर सेंड करता है वाइफ के नाम पे, ठीक है। वाइफ के नाम पे वो लेटर सेंड करता है और उसमें वाइफ के कैरेक्टर को क्वेश्चन करते हुए चीजें लिखता है कि भाई, वाइफ का कैरेक्टर बिल्कुल ही गिरा हुआ है, ऐसी सारी चीजें वो लिखता है, ठीक है। उसको ये नॉलेज थी कि वो पढ़ेगी नहीं,
फॉर द फैक्ट वाइफ को जानना था कि क्या लिखा है, तो वो जो उसके विलेज के मुंशी जी हैं या क्लर्क हैं या वहाँ पे कोई सीनियर सिटीजन है, उनके पास जाती है और बोलती है कि ये मुझे पढ़ के सुना दीजिए। अब ऐसे केस में क्या हुआ, हस्बैंड को नॉलेज थी, ठीक है, उसने डेफेमेटरी स्टेटमेंट लिखा, ऐसा स्टेटमेंट था कि वाइफ की जो रेपुटेशन है, जो उसकी इज्जत है वो डाउन हो, ठीक है, वाइफ को रेफर करते हुए लिखा गया था। अब कम्युनिकेशन कैसे हुआ, वाइफ जैसे ही मुंशी जी के पास गई, मुंशी जी ने रीड किया, मुंशी जी ने भी वो बात सुन ली, वो बात पढ़ ली, तो मुंशी जी तो तीसरे व्यक्ति थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, कम्युनिकेशन कैरी फॉरवर्ड हो गया और ये डेफेमेशन का एक अच्छा खासा केस बन गया। अब अगर इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ी सी ट्विस्ट करते हैं, हस्बैंड ने वाइफ को एक लेटर भेजा, ठीक है, पता था वाइफ पढ़ी लिखी है, थोड़ी सी ट्विस्ट है, वाइफ यहाँ पे पढ़ी लिखी है। अब जब हस्बैंड ने वाइफ को लेटर भेजा है ऐसी चीजें लिखते हुए, सील्ड लेटर है, वाइफ के नाम पे है, वाइफ ही खोल सकती है, लेकिन मान लो वाइफ की सास उसके साथ रहती है, मदर इन लॉ उसके साथ रहती है, मदर इन लॉ को बहुत ही ज्यादा उत्सुकता हुई, मदर इन लॉ की किटी पार्टी चल रही थी, उनको लगा कि भाई मेरे बेटे ने मुझे चिट्ठी नहीं लिखी, बहू को चिट्ठी लिखी है, और ऐसे में वो क्या करती हैं, वो लेटर खोलती है और किटी वालों के सामने वो पढ़ने लगती हैं कि भाई हो सकता है मेरे बेटे ने मेरे लिए भी लिखा। इंटेंशन नहीं था हस्बैंड का किसी तीसरे व्यक्ति को कन्वे करने का, क्योंकि उसको पता था कि वाइफ के नाम से चिट्ठी जा रही है, वाइफ पढ़ी लिखी है, वो खुद ही पढ़ेगी, बस हम दोनों के बीच में ही बात रहेगी। सासू माँ बहुत ही उत्सुक होके वो लेटर पढ़ देती हैं और अनजाने में सारे किटी मेंबर्स को भी वो लेटर पढ़ के सुना देती हैं। तीसरी व्यक्ति तो सासू माँ ही थी, चौथे पांचवे छठवे व्यक्ति उनके किटी मेंबर्स हो गए, सब में ये बात फैल गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, डेफेमेशन का केस। अब एक चीज समझना, यहाँ पे हस्बैंड जानता था ये बात कि ये सिर्फ वाइफ पढ़ेगी, उसको ये नहीं अंदाजा था कि मदर इन लॉ तक या उसकी मम्मी के पास तक ये बात जाएगी। तो जब हम इस केस को कोर्ट में लेके जाएंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग केस डेफेमेशन का नहीं बनेगा और कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगी, इसको क्रैश कर देगी, क्योंकि ये क्या हुआ है, यहाँ पे हस्बैंड चाहता नहीं था, ये धोखे धोखे में तीसरे व्यक्ति तक कन्वे कर दी गई है, तो तीसरा एलिमेंट कन्वे हुआ है, कम्युनिकेट हुआ है, लेकिन ये धोखे से हुआ है, ठीक है। पिछले केस में क्या था, पति जानता था कि वाइफ इलिटरेट है और वो किसी दूसरे के पास जाएगी, तो कम्युनिकेशन तो उसका इंटेंशन ही था। तो कैसे डेफेमेशन के केसेस फंक्शन करते हैं, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। डेफेमेशन के कुछ डिफेंसेस भी हैं, वो डिफेंसेस क्या हैं, ये सिविल केसेस के डिफेंसेस हैं, ये ध्यान से समझना, क्योंकि जो डेफेमेशन का जो केस होता है वो क्रिमिनल ऑफेंस भी होता है। आईपीसी के सेक्शन 409 से 502 के बीच डेफेमेशन की बात की गई है, आईपीसी 1860 यानी इंडियन पीनल कोड में ये बात की गई है, लेकिन यहाँ पे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम क्या क्रिमिनल ऑफेंस की बात कर रहे हैं, नहीं, हम यहाँ सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, सिविल केस की। सिविल केस में डिफेंसेस 3 टाइप के हैं, वो क्या है, पहला ट्रूथ, अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जो फैक्ट है, जो ट्रूथ है, और अगर सामने वाला व्यक्ति भरी पब्लिक में भी वो फैक्ट रिसाइट करता है, वो सच चीज बोलता है, भले वो आपकी रेपुटेशन डाउन करने वाली हो, तो वो उसका डिफेंस ले सकता है कि भाई मैं जो बोल रहा था वो सच बात है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने पहला एग्जाम्पल लिया है आज के सेशन में, वो क्या था, नहाने और कंटेजियस डिसीज होने वाली बात। अगर ये सही फैक्ट है कि भाई उसके ना नहाने की वजह से कंटेजियस डिसीज उसको हुई है, तो उसका फ्रेंड या उसका एनिमी ये डिफेंस ले सकता है कि नहीं, ये ट्रूथ स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए मैं डेफर्मेशन के लिए लायबल नहीं हूँ। सेकेंड चीज जो आती है वो है फेयर बोनाफाइड कमेंट ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। अगर कोई ऐसा ओपिनियन कोई रिसाइट करता है,
टू बी वेरी क्लियर, मार्क माई वर्ड्स, ओपिनियन रिसाइट करता है, कोई असर्शन ऑफ फैक्ट वाली सिचुएशन यहाँ पे नहीं होती है। अगर कोई पर्सन एक कमेंट देता है, एक अपना ओपिनियन देता है और बहुत ही फेयर उसमें मानता है कि वो कोई अनट्रू इवेंट्स के बेसिस पे वो कमेंट नहीं दे रहा होता है, वो ये मान के चलता है कि ये ट्रू इवेंट्स के अकॉर्डिंग हुआ है, और वो ऐसा कोई अगर ओपिनियन देता है और वो अगर पब्लिक इंटरेस्ट में होता है, ठीक है, तो ऐसे केसेस में भी उसका डिफेंस बनता है। इसका एग्जाम्पल से समझना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, एग्जाम्पल से समझना। अगर कोई न्यूज़पेपर ऐसा लिखती है कि हमारे स्टेट में कम्युनल राइट्स के बहुत ज़्यादा सिचुएशन होते हैं, क्योंकि दो रिलीजन पार्टी में या दो ऐसे ग्रुप्स में हमेशा टसल छिड़ी रहती है हर छोटी छोटी बातों पे, और उसको यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी उसको कम ना करने की वजह से कोई ना कोई ऐसे स्टेटमेंट रिलीज कर देती है जिसकी वजह से ये ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है, जिसकी वजह से ज़्यादा टसल वाली सिचुएशन क्रिएट होती है। तो ऐसे केस में न्यूज़पेपर वाले ने क्या किया, अपना ओपिनियन दिया, ठीक है। उसको क्या लगता है कि कम्युनल राइट्स की वजह क्यों भी एक एक उसको बढ़ाने वाला फैक्टर क्या है, पॉलिटिकल पार्टी का ऐसे बीच बीच में स्टेटमेंट्स देते रहना, प्लस उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए कोई भी एक्शन ना लेना, ठीक है। तीसरा जो डिफेंस है वो बहुत ही आपने सुना होगा, वो है प्रिविलेज। प्रिविलेज कैसे, अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रही है उस बीच में अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया जाता है जो हो सकता है सामने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट में हो, उसकी रेपुटेशन डाउन करने वाला हो, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में दिए गए ऐसे स्टेटमेंट्स डिफेंस लिए जा सकते हैं उनके, या वो डेफेमेशन के अंडर कवर नहीं होंगे। सिमिलरली अगर कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो वो भी इसके अंडर कवर हो सकती हैं। तो ये था हमारा ब्रॉड में द कॉन्सेप्ट ऑफ डेफेमेशन। यहाँ पे आपने समझा होगा कि डेफेमेशन कैसे वर्क करता है, डेफेमेशन क्या होता है, क्या एसेंशियल चीजें होती हैं, टाइप्स ऑफ डेफेमेशन क्या है, और 3 टाइप के डिफेंस क्या हैं। अब हम समझेंगे कि न्यूसेंस क्या होता है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स इसलिए हो जाता है क्योंकि लोग इसको ट्रेसपास टू लैंड से मिक्स कर देते हैं, ठीक है। बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, इजी तरीके से समझेंगे। अब न्यूसेंस क्या है, ये समझने के लिए आपको ये जानने की जरूरत है कि भाई एक इंसान की एक प्रॉपर्टी में कौन कौन से राइट्स होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप घर पे रह रहे हैं, ठीक है, आपके वो घर पे अगर आपका जैसे खुद का घर है तो आपकी उस घर में रहने में कौन कौन से राइट्स हैं। पहला, ओनरशिप राइट, अगर आपका वो खुद का घर है, आपने वो खरीदा हुआ है तो वो आपका ओनरशिप राइट, ठीक है, आप वो ओन करते हैं, वो राइट। दूसरा, पोजेशन का राइट, आप उसके पोजेशन, आपके पास उस घर की पोजेशन है, ठीक है, आप उस घर को पोजेस करते हैं, तो वो पोजेशन का राइट हो गया। और एंजॉयमेंट का राइट, मतलब अगर वो आपकी प्रॉपर्टी है, आप उसे पोजेस कर रहे हैं, तो आपको आपके पास एटलीस्ट उसका एंजॉयमेंट का राइट तो होना चाहिए। आप उसको एक फैक्ट्री तरीके से उसमें रह तो पाए, बिना किसी भी इंटरफेरेंस, बिना भी किसी के इंट्रूजन के। ऐसे राइट्स कौन से हो गए, एंजॉयमेंट के राइट। अब समझना, ट्रेसपास तो हम ऐसे आगे समझेंगे डिटेल में, लेकिन ये समझना, अगर हमारे घर की तो हमारे ओनरशिप है, ये तो अभी अपन अज्यूम करके चलते हैं, ओनरशिप हमारी है, लेकिन अभी पोजेशन भी हमारी है। अगर हमारे पोजेशन में हम घर पे रह रहे हैं, हमारे पोजेशन में वो घर है, या फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा रेंटेड घर भी है, पोजेशन में तो वो हमारे हैं। हम ऐसे घर में अगर रह रहे हैं और कोई इंसान, कोई व्यक्ति उसमें इंटरफेयर करने की कोशिश करता है, वो उसमें घुस के अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है, तो वो क्या हो गया, ट्रेसपास। और अगर वो घुसता नहीं है लेकिन वो हमारा पड़ोसी है, ठीक है, बेस्ट एग्जांपल, नो ऑफेंस, किसी के ऊपर टारगेटेड नहीं है, लेकिन समझो अगर वो हमारा पड़ोसी है और वो अपने घर से इतना लाउड रॉक म्यूजिक प्ले करता है कि भाई ना हम सुबह सो पाते हैं ना रात को सो पाते हैं,
घर हमारा है, पोजेशन हमारा है, सारी फैसिलिटीज हमारी है, एसी लगा है, फैन लगा है, कूलर लगा है, अच्छा मैट्रेस है, अच्छा बेड है, लेकिन हम सो नहीं पा रहे इतने लाउड म्यूजिक की वजह से जो हमारा नेबर प्ले कर रहा है। तो क्या हम इंजॉय कर पा रहे हैं अपनी प्रॉपर्टी को? नहीं। ठीक है, तो जब हमारे इंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का जो राइट है वो हैम्पर हो, ठीक है, कैसी चीजों की वजह से? अनरीजनेबल चीजों की वजह से। अब नेबर वो सुबह या रात के 2 बजे अगर लाउड रॉक म्यूजिक प्ले कर रहा है, इतना लाउड कि पूरी कॉलोनी जग जाए, इतना लाउड रॉक म्यूजिक अगर प्ले कर रहा है, तो क्या वो रीजनेबल है? नहीं। वो कैसा है? वो अनरीजनेबल है। ठीक है, एक कॉमन सेंस के हिसाब से अगर तुम इसको समझने की कोशिश करो, तो क्या ये कोई भी अप्रिशिएट करेगा? नहीं। मतलब ठीक है, वो व्यक्ति प्ले कर रहा है तो उसको तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन क्या और कोई अप्रिशिएट करेगा? नहीं। ठीक है, तो रीजनेबल पर्सन के माइंडसेट से ये क्या हो रहा है? ये अनरीजनेबल इंटरफेरेंस है। किसमें? हमारी एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को। तो ये हो गया नुइसेंस। इज दैट क्लियर? यहाँ तक आई होप कोई डाउट नहीं होगा। या फॉर एग्जाम्पल वो कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है, मतलब घर पे, लेबोरेटरी की बात नहीं कर रहे हैं, उसका घर है, और वो कोई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है जिसमें इतनी ऑब्नॉक्शियस स्मेल जनरेट हो रही है कि आप जी ही नहीं सकते ऐसी स्मेल में। ठीक है, या फॉर एग्जाम्पल उसको भी पता है ये बहुत ही ज्यादा ऑब्नॉक्शियस स्मेल है, यहाँ पे कोई भी नॉर्मल इंसान नहीं जी पाएगा, लेकिन तो भी वो ऐसी चीजें, ऐसी स्मेल जनरेट कर रहा है अपने घर में। तो भी वो कैसा हो गया? अनरीजनेबल इंटरफेरेंस हमारी एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी में। ठीक है, एक चीज समझना, कॉमन सेंस की बात है, जब आपने ये बहुत बार सुना भी होगा, जब हमें कोई राइट दिया जाता है तो उसके साथ हमारी कुछ ड्यूटीज भी अटैच्ड आती हैं। सुना होगा। ठीक है, अगर हमारे पास घर की, अपनी प्रॉपर्टी की, अपनी फॉर एग्जांपल बाइक की राइट है हमारे पास, उसको अच्छे से एंजॉय करने का, उसे ओन करने का, उसे पजेस करने का, तो हमारी ये भी तो ड्यूटी बनती है कि हम उसे इस तरह से यूज करें कि दूसरे व्यक्ति को डिस्टर्ब ना हो, उसके राइट्स में इंटरफेरेंस ना हो। ठीक है, ये तो बहुत कॉमन सेंस से बात है। अब जब यही राइट्स कोई ऐसी तरह से यूज करने लगे जिससे दूसरे व्यक्ति के राइट्स वॉयलेट हो, ब्रीच होने लगे, तो वहां पे कैसा लॉ बनता है? वो कैसा टॉर्ट बनता है? टॉर्ट ऑफ नुइसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ नुइसेंस क्या हो गए? अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विथ द यूज और एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब मेरे जो प्लेंटिफ है उसके यूज और एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी के साथ इंटरफेरेंस, जिसकी वजह से डैमेज हो रहा है। सिंपल से 3 कंपोनेंट्स, अगर ये फुलफिल होते हैं तो ये कौन सा बन जाता है? टॉर्ट ऑफ नुइसेंस। अब यहाँ पे एक चीज और समझने की कोशिश करना, वो है कैटेगरीज ऑफ नुइसेंस। ब्रॉडली ये 2 तरह में डिवाइडेड है, पब्लिक नुइसेंस और प्राइवेट नुइसेंस। अब ये क्या होती है, पब्लिक न्यूसेंस क्या होती है, प्राइवेट न्यूसेंस क्या होती है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है जिससे बहुत लोगों के राइट्स एक साथ वॉयलेट हो, उनका एंजॉयमेंट का राइट एक साथ वॉयलेट हो, तो वो कैसा बन जाता है? पब्लिक न्यूसेंस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रेसिडेंशियल कॉलोनी है, वहां पे एक इंसान, जैसे मैंने नेबर वाला एग्जाम्पल दिया था, एक इंसान अपने घर में तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहा है। ठीक है, मतलब एक से एक एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहा है, जिसकी वजह से एकदम ऐसी स्मेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं जो एकदम इंटॉलरेबल है, टॉलरेट ही नहीं किए जा सकती। और कैसा? वो अगर एक बार एक लेबोरेटरी में करता तो अपन टॉलरेट करते, लेकिन रेसिडेंशियल एरिया में कोई क्यों टॉलरेट करेगा? भाई घर ही इसलिए लेते हो ना कि ताकि ढंग से रह पाओ। ऐसी सिचुएशन में क्या हो रहा है? सिर्फ आपको नुकसान नहीं, पूरे कॉलोनी को नुकसान हो रहा है। या फॉर एग्जाम्पल, अच्छी खासी एक सड़क है, एक रोड है,
एक व्यक्ति आके उसमें बड़ा-सा एक ट्रेंच क्रिएट कर देता है, ठीक है? या एक बड़ा-सा होल डिग कर देता है। उसकी वजह से क्या हो रहा है? आने-जाने वालों का रास्ता ब्लॉक हो गया। कहाँ से जाएँ? अब एक एक होल के अंदर से तो वो घुस के जाएँगे नहीं ना। उनको तो एक सीधी रोड की उनके पास एक राइट है, वो एन्जॉय कर सकते हैं। एन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पे फ़ोकस करना है गाइज़, इट डज़न्ट मैटर कि वो आपके पोज़ेशन में है, वो आपके ओनरशिप में है या नहीं, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ टॉर्ट ऑफ न्यूइसेंस, एन्जॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी पे। अब अगर ऐसा हो रहा है, आप क्लियर है कि आपको रोड में जाने का आपके पास राइट है, उसकी फैसिलिटी एन्जॉय करने का आपके पास राइट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, होल की वजह से बहुत सारी पब्लिक को नुकसान हो रहा है, लेट पहुँच रही है, नहीं जा पा रही है, ट्रैवल नहीं कर पा रही है, बहुत दिक्कतों का फेस हो रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो रोड कहीं हॉस्पिटल में लेके जाती है, तो एम्बुलेंस खड़ी है बहुत घंटों से, सारी दिक्कतें हो रही हैं, ठीक है? तो ये हो गया पब्लिक न्यूइसेंस, ऐसा न्यूइसेंस जो पब्लिक एट लार्ज को हार्म करे। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, अगर ऐसा पब्लिक न्यूइसेंस अपन टॉट के अंदर कवर करने लगे, तो दिक्कत क्या होगी कि हर आए दिन अगर 10 लोग उस रोड से नहीं जा पाए तो 10 के 10 कोर्ट में खड़े हो जाएँगे कि भई हमें कॉम्पेंसेशन दिलाओ, ठीक है? मल्टीसिप्लिटी हो जाएगी केसेस की, लार्ज नंबर में केस आएँगे, फ्लड गेट ओपन हो जाएगा, ठीक है? इसको अवॉइड करने के लिए पब्लिक न्यूइसेंस कैसा ट्रीट किया जाता है? पब्लिक न्यूइसेंस एक ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस के अंडर ट्रीट किया जाता है। लेकिन आप इसको टॉर्ट में भी क्लेम कर सकते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। टॉर्ट के अंडर इसको आप कैसे क्लेम कर सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति को कोई उस हरकत की वजह से जो इन जनरल तो पब्लिक न्यूइसेंस थी, अगर उस हरकत की वजह से कोई स्पेशल डैमेज होता है, कोई ऐसा नुकसान होता है कि भई बहुत बड़े लेवल पे नुकसान हो रहा है या कोई स्पेशल टाइप का डैमेज हो रहा है, तो वो व्यक्ति टॉर्ट ऑफ न्यूइसेंस, पब्लिक न्यूइसेंस भी क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि पब्लिक न्यूइसेंस क्या है। अब समझते हैं कि प्राइवेट न्यूइसेंस क्या है। तो यहाँ पे तो आपको ये क्लियर हो गया कि पब्लिक न्यूइसेंस क्या था। प्राइवेट न्यूइसेंस उससे कैसे डिफरेंट है? अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ऐसा कोई एन्जॉयमेंट में इंटरफेरेंस हो रहा हो या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज़ कर रहा है कि सामने वाली व्यक्ति जो फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी प्रॉपर्टी का ओनर है या फॉर एग्ज़ाम्पल ऑक्यूपायर है, मतलब उसके पास एन्जॉयमेंट का राइट है, वो राइट अच्छी तरह से एक्सेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है? तब ऐसे केसेस में क्या होगा? ये प्राइवेट न्यूइसेंस हो जाएगा। अगर आप उसके कन्वीनियंस के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, उसकी हेल्थ के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो या उसकी किसी भी टाइप के एन्जॉयमेंट वाले राइट से अगर आप छेड़छाड़ कर रहे हो, तो वो कैसा हो जाएगा? प्राइवेट न्यूइसेंस। इसका एग्ज़ाम्पल देखते हैं। आप आप एक घर के ओनर हो, ठीक है? आपके यहाँ एक किराएदार रहता है, रेंट पे रहता है। ग्राउंड फ्लोर आपका है और जो फर्स्ट फ्लोर है, वो उसका है। प्रॉपर रेंट दे रहा है, समय पे रेंट दे रहा है, उसकी तरफ से कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप क्योंकि अभी तो वो पोज़ेशन में है, उस वो जो फर्स्ट फ्लोर है वो उसके पोज़ेशन में है, उसके पास एन्जॉयमेंट का राइट है, ये बहुत क्लियर है। तो ये फैक्ट्स आप क्लियर रखना अपने दिमाग में। अब यहाँ पे अगर आप अपने छत से नीचे तक एक ब्लैक शीट लगा देते हो, ठीक है? जिसकी वजह से एयर और लाइट उसके घर तक फर्स्ट फ्लोर पे आ ही नहीं सकती, ठीक है? या आप उसके घर का कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट देते हो, तो क्या होगा? ये उसके एन्जॉयमेंट के विरुद्ध होगा, भाई उसने तो अपनी तरफ से कोई गलती नहीं की थी, लेकिन आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, लाइट, एयर, ये तो बेसिक राइट्स है ना अपने, अपन तो ये एन्जॉय कर ही सकते हैं। अगर ये सारी गलतियाँ वो करता है या ये सारी चीज़ें आप उसकी राइट उसका वॉयलेट करते हो, तो ये कवर्ड होगा प्राइवेट नुइसेंस के अंडर। अब ये ध्यान रखना कि छोटी-छोटी चीज़ें प्राइवेट नुइसेंस नहीं बनाएँगी कि ठीक है, ऑब्नॉक्शियस स्मेल आ रही है, इस लेवल पे आ रही है कि आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो, ये सारी चीज़ें समझ आती हैं। लेकिन अब ये चीज़ें आप लेके कोर्ट में अगर पहुँच जाओ फॉर एग्ज़ाम्पल आप वेजिटेरियन हो और आपके पड़ोस वाला जो घर है, वहाँ पे नॉन-वेज बनता है, ठीक है? कभी-कभार ऐसा नहीं है कि वो डेली नॉन-वेज खाते हो, वो कभी-कभार नॉन-वेज खाते हैं, संडे टू संडे मेबी।
संडे को उनके यहाँ नॉनवेज बना, आपका पीछे वाला घर का गेट खुला रह गया, डोर खुला रह गया, और जिसकी वजह से जब वो कुक कर रहे थे तो उसकी स्मेल आपके घर पे आ गई। आप एकदम हाइपर हो गए कि भाई नॉनवेज की स्मेल हमारे घर पे कैसे? अब तो मैं इनमें न्यूसेंस का केस फाइल करूंगा। कोर्ट भी कैसे केस एंटरटेन करेगी? रीजनेबल मैन के पर्सपेक्टिव से रीजनेबलनेस वो चेक करके ही कोई भी केस एंटरटेन करेगी। तो ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें ऐसे कवर नहीं हो जाएंगी, रीजनेबलनेस चेक होके ही चीजें कवर होंगी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक अपन कवर करेंगे वो है डिफेंसेस। दो टाइप के डिफेंसेस हैं, वो है पहला प्रिस्क्रिप्शन, दूसरा कंडक्ट परमिटेड बाय स्टैच्यूट। अब ये जो डिफेंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रिस्क्रिप्शन डिफेंस है। कैसे? अब समझो, जो डिफेंडेंट है ये डिफेंस क्लेम कर सकता है, कैसे क्लेम कर सकता है वो समझना। आप अपने घर पे रह रहे हो, आपके बगल वाले घर पे सपोज जो व्यक्ति शिफ्ट हुए वो म्यूजिक क्लास लेते हैं, ठीक है। इस समय बहुत ट्रेंडिंग है बंदिश बैंडिट्स, अमेजॉन प्राइम पे जो आ रहा है। जस्ट उसी का सिनेरियो इमेजिन करना कि बगल वाले घर पे पंडित जी म्यूजिक क्लास ले रहे हैं, ठीक है। आप अपने घर पे हो, स्टार्टिंग के 1-2 साल तो आपको भाई लग रहा है कि वाह क्लासिकल म्यूजिक चल रहा है, पूरा वातावरण संगीतमय हो जाता है, बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है, बहुत ही पॉजिटिविटी है, सब कुछ। लेकिन 1-2 साल बाद आपको क्या रियलाइज हो रहा है कि भाई जो सुरीले गायक हैं वो तो ठीक है, जो बेसुरे गायक हैं वो तो इतना ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं कानों को कि एक लेवल तक ही अपन उसको सह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। ये अब हमारे हमको बहुत ही ज़्यादा अननोइंग लगने लगा है। ये हमारे एन्जॉयमेंट के राइट को वॉयलेट कर रहा है, ठीक है? 1-2 साल तक आपको लगा कि ठीक था, अब उसके बाद आपको ये न्यूइसेंस फ़ील होने लगा है। ये आपको एन्जॉयमेंट का राइट वॉयलेशन फ़ील होने लगा है। इसमें देखना कि ठीक है, आप 1-2 साल तक आपको पता था कि ये पूरे 24 आवर्स पंडित जी इतने शिद्दत से सिखा रहे हैं कि 24 आवर्स वो म्यूज़िक सिखा रहे हैं, लेकिन आपने मना नहीं किया उन्हें। 1-2 साल तक आपको अच्छा भी लगता रहा। 1-2 साल के बाद क्या हुआ, आपको ये चीज़ नहीं पसंद आई, आपको बुरा भी लगने लगा, लेकिन आपने कुछ बोला नहीं और ऐसे बीत गए 25 साल, ठीक है? अब जब 25 साल बीत गए हैं, उसके बाद आप कोर्ट में जाते हो कि भाई 27 साल से गुरुजी हमारे यहाँ रह रहे हैं और लास्ट 25 साल से मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, पूरे टाइम क्लासिकल म्यूज़िक चलता रहता है, मैं कुछ भी काम नहीं कर पाता। अगर मुझे मन भी करता है कि कोई मैं जैज़ या पॉप म्यूज़िक सुन भी लूँ, तो मैं नहीं सुन पाता हूँ। इंग्लिश म्यूज़िक तो बिल्कुल नहीं सुन पाता हूँ, कोल्ड प्ले तो बिल्कुल नहीं सुन पा रहा हूँ, बहुत दिक्कत है, ठीक है? कोर्ट क्या बोलेगा कि भाई अगर जब आपको 1-2 साल में दिक्कत समझ आ गई थी, तब आना था ना, या आपके जब से जिस दिन से न्यूसेंस आपको फ़ील हुआ था, उसके 20 साल के अंदर तक आना था ना, क्योंकि आपने 27 साल गँवा दिए हैं। वैसे देखा जाए 25 साल गँवा दिए हैं क्योंकि उनको 1-2 साल तक तो न्यूसेंस फ़ील नहीं हुआ, 1-2 साल के बाद न्यूसेंस फ़ील हुआ है। तो 1-2 साल के बाद यानी मतलब टोटल अभी तक उसके 25 साल, तो 25 साल तक आप नहीं आए हमारे पास, तो अब जो ये राइट है पंडित जी, वो लीगल हो गया है, लीगलाइज्ड एब इनिशियो। मतलब जिस दिन से न्यूसेंस वो क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि आपने 20 साल, कीप इन माइंड ये जो प्रिस्क्रिप्टिव राइट है वो 20 साल के फ्रेमवर्क में वर्क करता है। कैसे? कि अगर आपको जिस दिन से न्यूसेंस फील हो रहा है उसके 20 साल तक आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो, आप उसके अगेंस्ट में कुछ भी आवाज नहीं उठाते हो, तो डिफेंडेंट ये राइट क्लेम कर सकता है कि इनको 20 साल तक तो दिक्कत हुई नहीं, अब ये दिक्कत अगर बता भी रहे हैं तो अब तो ये मेरा राइट हो चुका है, मैं जिस तरह से फंक्शन कर रहा हूँ मैं फंक्शन कर सकता हूँ। मतलब पंडित जी अभी भी अपनी म्यूजिक क्लास कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो 20 क्या, यहाँ पे तो 25 साल तक आवाज नहीं उठाई गई थी, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्टिव राइट 20 साल है। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं होगा कि जिस दिन से पंडित जी ने म्यूजिक क्लास स्टार्ट की, ठीक है, उस दिन से 20 साल काउंट नहीं होगा। किस दिन से काउंट होगा? जिस दिन से वो म्यूजिक क्लास आपको इंटॉलरेबल लगने लगी, जिस दिन से वो न्यूसेंस क्रिएट करने लगी, यानी 2 साल बाद से, ठीक है। तो डेट याद रखना कब से इसको काउंट करना है।
तो आई होप ये डिफेंस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन आपको क्लियर है। अगला जो डिफेंस है वो बहुत ईजी सा है, वो क्या है? कंडक्ट परमिटेड बाय स्टैट्यूट। अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जो स्टैट्यूट यानी किसी एक्ट, किसी लॉ, जो लेजिस्लेचर ने कोई लॉ इनेक्ट किया है उसके अंडर वो काम हो रहा है, लेकिन आपको उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, तो जो डिफेंडेंट है वो डिफेंस क्या क्लेम करेगा कि भाई ये तो मैं परमिटेड है, ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये तो परमिटेड है, किसके द्वारा? स्टैट्यूट यानी किसी एक्ट या लॉ के द्वारा। तो इसलिए आप कोई भी न्यूसेंस का केस फाइल नहीं कर सकते, और ये जो डिफेंस है ये बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट होता है। आई होप आपको ये समझ आ गया है कि जो टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस है वो कैसे वर्क करता है। तो टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस में अपन ने क्या पढ़ा? न्यूसेंस क्या होता है? अनरीजनेबल इंटरफेरेंस विद द एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, और तीसरा चीज कि उसकी वजह से आपको डैमेज होना चाहिए। फिर अपन ने समझा कि प्राइवेट न्यूसेंस क्या होते हैं, पब्लिक न्यूसेंस क्या होते हैं। उसके बाद अपन ने समझा कि डिफेंस ये कौन से दो तरीके से फंक्शन करते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव राइट 20 साल तक होती है, किस दिन से काउंट करेंगे? जिस दिन से न्यूसेंस क्रिएट होना चालू हुआ है। ट्रेसपास, जैसे हमने भी समझा है कि ट्रेसपास अगर अपन किसी के राइट टू पोजेशन को इंटरफेयर करते हैं, राइट, अगर उसके पास कोई राइट है कि वो एक प्रॉपर्टी को पोजेस कर सकता है, इस राइट को अपन वायलेट करने की कोशिश करते हैं, ब्रीच करने की कोशिश करते हैं, तो वो होगा टॉर्ट ऑफ ट्रेस। अब इसको अपन एक एग्जांपल से समझेंगे कि ट्रेसपास कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल, आपकी एक प्रॉपर्टी है, सपोज आप वहां रेंट पे रह रहे हो, तो पोजेशन किसका है? आपका। वहां पे कोई इंसान आपकी प्रॉपर्टी पे आके ट्रीज प्लांट करके चला जाता है, आपकी प्रॉपर्टी पे आके ट्रीज प्लांट करके चला जाता है, क्या उसके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन था? नहीं। क्या उसके पास कोई स्टैट्यूट का कोई बैकिंग था कि नहीं मुझे इस अथॉरिटी ने बोला है और उसने परमिशन है हमारे पास कि आपके घर पे हम ट्री फाइल कर सकते हैं? कुछ भी नहीं है ऐसा। और वो जब ट्री प्लांट करके चला जाता है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है? वो ट्रेसपास कमिट कर रहा है। ठीक है, क्लियर है? एक चीज समझना कि जो ट्रेसपास है वो ओनरशिप के अगेंस्ट नहीं है, पोजेशन के अगेंस्ट होता है। कैसे? अगर आपके पास एक प्रॉपर्टी की लीज है, वो लीज वॉइड है, मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को पजेस करते हैं, वो प्रॉपर्टी आपके पोजेशन में है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी में कोई इंसान बार बार स्टोन्स, बोल्डर्स, ब्रिक्स थ्रो कर रहा है, ठीक है, तो भी आप उसके अगेंस्ट एक्शन क्लेम कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि आप उस प्रॉपर्टी को पजेस कर रहे थे, भले आप उसको ओन नहीं कर रहे थे, लेकिन आप उस प्रॉपर्टी को पजेस कर रहे थे, इसलिए आप एक्शन क्लेम कर सकते हो। द सेकेंड चीज इज कि जब सामने वाला डिफेंडेंट या सामने वाला इंसान कोई ऐसे एक्शन करता है, जैसे प्लांटिंग ऑफ ट्री या थ्रोइंग ऑफ स्टोन, तो ऐसी सिचुएशन में ये ध्यान रखना है कि उसके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन तो नहीं है, ठीक है। अगर उसके पास अथॉरिटी है, अगर कोई फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने परमिशन ली हुई है कि आपके घर के अंदर जो एक्स्ट्रा जमीन है वहां पे ट्री प्लांट करनी है, ऐसी अगर कोई अथॉरिटी है उसके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन है, तो फिर आप ट्रेसपास का टॉर्ट उसके अगेंस्ट क्लेम नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? अब अगली चीज, एक चीज और ध्यान रखना है, वो ट्रेसपास इज एक्शनेबल पर से। इसका मतलब ये है कि आपको डैमेज प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि भाई इस व्यक्ति ने विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन हमारे प्रॉपर्टी में एंट्री की है, जिसकी वजह से हमें ये डैमेज हुआ है। क्या हमें प्रूफ करने की जरूरत है कि हमें क्या डैमेज हुआ? नहीं, ठीक है। उस व्यक्ति का हमारी प्रॉपर्टी में आना जिसको हम पजेस कर रहे थे, और वो व्यक्ति जब आ रहा है तो उसके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं है, तो हम ट्रेसपास क्लेम कर सकते हैं, और यही होता है ट्रेसपास पर से एक्शनेबल। एक्शनेबल होना पर से यानी फ्रॉम द फैक्ट, ठीक है। पर से आप ऐसे समझ सकते हो। अब समझेंगे कि एरियल ट्रेसपास क्या होता है। एरियल ट्रेसपास इस तरह से समझना
कि ये माना जाता है कि अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर की एयर भी आप ही पजेस करते हो, ठीक है? अब अगर हो क्या रहा है कि 2 सटे हुए घर हैं, 2 बगल-बगल में घर हैं। आपका घर बस ग्राउंड फ्लोर में है, मतलब उसमें और कोई स्टोरी नहीं है। आपके बगल वाला जब घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो इस तरह से कर रहा है कि जो उसका 5th या 7th फ्लोर है, वो आपकी तरफ आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर वाले एरिया को कवर कर रहा है, ऐसे स्लैंटिंग वे में है, ठीक है? तो जैसे ही वो ऐसा काम करता है, तो वो उसके पास कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन तो नहीं है, उसके ऊपर की एयर आपकी मानी जा रही है और जब वो ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन करता है, तो वो लायबल होगा ट्रेसपास के अंडर। तो आई होप यहाँ पे क्लियर होगा ये पॉइंट। अब 3 तरह की रेमेडीज़ होती हैं उस व्यक्ति के पास जिसकी प्रॉपर्टी ट्रेसपास की गई हो। पहला कि वो एक्शन ले सकता है कि वो ट्रेसपास के अंदर उस डिफेंडेंट को लायबल कर सकता है, तो उसमें क्या होगा, सिविल केस है, कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा। दूसरा कि जब उसको दिख रहा है कि वो ट्रेसपास करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको डिफेंड करे अपनी प्रॉपर्टी को, उसको अपने पोज़ेशन की राइट को बचाए, ठीक है? और तीसरा फोर्सिबली इजेक्ट हिम, यानी उसको अगर वो उस प्रॉपर्टी में है और बाहर जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो उसको फोर्सिबली अपनी प्रॉपर्टी से बाहर कर सकता है। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेसपास। इसमें हमने क्या समझा कि ट्रेसपास क्या होता है। ये एन्जॉयमेंट के अगेंस्ट नहीं, ओनरशिप के अगेंस्ट नहीं, ये पोज़ेशन के अगेंस्ट ये क्लेम किया जा सकता है। उसके बाद हमने आज टाइप्स ऑफ राइट्स भी समझा कि एक प्रॉपर्टी जब हम खरीदते हैं या एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमें कौन से 3 टाइप के राइट्स मिल सकते हैं। क्या रेमेडी होती है किसी भी ट्रेसपासर के अगेंस्ट जो हम ले सकते हैं एक प्लेंटिफ के तौर पे। तो आई होप डेफेमेशन, न्यूसेंस और ट्रेसपास आज की क्लास से आपको एकदम क्लियर होगा। दिस वाज मोर ओवर अ रिविजनल क्लास। तो हमने थोड़ी सी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ब्रीफ में समझने की कोशिश की है, लेकिन आई थिंक कि यहाँ से जितने भी आपने कॉन्सेप्ट समझे होंगे उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। कोई भी डाउट होता है, कुछ भी समझ नहीं आता है, फील फ्री टू कमेंट in the chat box or and you are good to go.